हेलो बच्चों, आज न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी की हम बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। उसका लास्ट पार्ट बचा है, वो कंप्लीट करते हैं। उसके बाद अपन नॉर्मल चैप्टर शुरू करते हैं कि भाई प्रिपरेशन कैसे होगी, वो सब चीज़ें। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, प्रिपरेशन देन फिजिकल प्रॉपर्टीज देन केमिकल प्रॉपर्टीज। दिस इज हाउ वी विल मूव। केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा सा लेंदी रहेगा इसमें, क्योंकि हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और एलिमिनेशन रिएक्शंस भी डिस्कस करेंगे। गॉट इट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ फैक्टर विच वॉज द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है जी। अच्छा, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमने दो प्रकार, देखो नॉन पोलर की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक, किनकी बात हो रही है? पोलर। पोलर में भी पोलर प्रोटिक एंड पोलर एप्रोटिक। तो मैं याद होगा तुम्हें पीपीएस एंड पीएस। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्लियर? ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में अगर तुम देखो इट ब्रेक्स अप इनटू पीसेस। जैसे H2O की बात करो तो इट विल ब्रेक अप इनटू H प्लस एंड OH माइनस, मतलब कटायन एनायन दोनों में टूट गया ये। गॉट इट? तो मतलब इन जनरल अगर मैं देखूं तो AB करके अगर कोई है तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू समवॉट लाइक दिस। लेट्स से एग्जांपल के तौर पे फॉर एग्जांपल ये है। What will happen now? There is let's say, एक मिनट रुको, इसी को मान लो तुम्हारा सॉल्वेंट है, इसको मान लो तुम अपना न्यूक्लियोफाइल या कंपाउंड मान लो। इसमें क्या हो गया? ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट हो गया, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट हो गया। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट। अच्छा, इन दोनों में अगर मैं ध्यान से बोलूँ, तुम ध्यान से देखो तो जो A है, A प्लस, इट विल गेट सराउंडेड बाय OH माइनस। मतलब जो नेगेटिव पार्ट है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का, वो इसको घेर लेगा। अगर मैं यहाँ पर इस अनायन की या इस न्यूक्लियोफाइल की बात करूँ तो इट विल गेट सराउंडेड बाय H प्लस आयंस। है ना? ये तो होगा कि नहीं होगा? ये आयंस में टूटेगा। एक आयन जो कि इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है, कटायन, जो अनायन है वो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। इट विल ब्रेक अप इनटू दिस, और जो इसके आयंस हैं, जो प्रोटॉन है और दूसरा जो भी अनायन है, दे विल सराउंड इट। है ना? अब क्योंकि ये सराउंडिंग हो रही है तो यहां पर क्या हो रहा है? इनका सॉल्वेशन या हाइड्रेशन हो रहा है। सॉल्वेशन और हाइड्रेशन हो रहा है। सॉल्वेशन और हाइड्रेशन में डिफरेंट क्या है? प्रोसेस दोनों सेम है, लेकिन सॉल्वेशन को हाइड्रेशन तब बोलते हैं जब सॉल्वेंट वाटर हो, अदरवाइज उसको सॉल्वेशन कहा जाएगा। गॉट इट? तो ये और ये दोनों के दोनों सॉल्वेट होंगे। अगर ये सॉल्वेंट हो रहा है, इसका मतलब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी पे कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? ये थोड़े थोड़े डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। हाँ है ना? ठीक है, और दूसरा ये बल्कि होता जा रहा है। भाई इस पे H प्लस जितने जुड़ते चले जाएंगे, क्या होगा? उतना ही भारी हो जाएगा, और भारी होगा तो फिर मूव करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। अगर मूव करना मुश्किल हो गया तो फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी पे कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा। हाँ है ना? तो क्या फ़र्क पड़ेगा वो देखो। तो उससे पहले लिख लो, सबसे पहले उसको लिखने से पहले लिख लो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स PP, या रादर इसको इस तरीके से ना लिखो। आई थिंक बेटर वुड बी दैट यू डू नॉट राइट इट लाइक दिस। चलो ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर अगर तुम चाहो तो इंस्टेड ऑफ मी राइटिंग इट लाइक दिस, क्योंकि क्या है ना, अदरवाइज यू कैन से कि सर ये फिर ये इंटरेक्ट कर रहे, रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे, है ना? तो बेटर वुड बी कि आई शो इट लाइक दिस, क्योंकि एक्चुअली में जो इंटरेक्शन है किसका है? इन्हीं का तो है। इस तरीके से लिख लो, इससे बेटर ये रहेगा। सॉरी, ठीक है। तो
नाउ इसी चीज़ को अगर तुम देखना चाहो तो तुम इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पर दोनों के दोनों आयन सॉल्वेट हो रहे हैं, ठीक है। तो उसमें देखो इट्स पीपीएस सॉल्वेट्स बोथ द कटायन एंड द अनायन, बोथ द कटायन ऑन द अनायन, ठीक है। द चार्ज ऑन द अनायन इज अ लिटिल डिस्पर्स्ड, द चार्ज ऑन द अनायन इज अ लिटिल डिस्पर्स्ड, हेंस द अवेलेबिलिटी डिक्रीजेस, हेंस द अवेलेबिलिटी डिक्रीज। किसकी? जो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है अनायन का, उसकी अवेलेबिलिटी या जो लोन पेयर्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, डिक्रीजेस, ठीक है। नेक्स्ट लिखो साथ में, द आयन बिकम्स बल्की, द आयन बिकम्स बल्की ड्यू टू दिस क्राउडिंग, द आयन बिकम्स बल्की ड्यू टू दिस क्राउडिंग and hence affects nucleophilicity adversely, and hence affects nucleophilicity adversely। मतलब यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज करेगी। दोनों के दोनों फैक्टर वही कर रहे हैं, जो चार्ज की कमी हो रही है वो भी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज कर रहा है, और जो तुम्हारा ये बल्कीनेस आ रही है ये भी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो लिख सकते हो हेंस the nucleophilicity decreases, hence the nucleophilicity decreases, full stop लिखो। अब लिखो, अब ध्यान से देखो भाई, जितना ज़्यादा ये बल्कि होगा या जितने ज़्यादा इस पे ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आके चिपक जाएं तो उतना ही कम ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, या उतना ही कम अवेलेबल ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। दोबारा बोल रहा हूँ, जितने ज़्यादा ये लगे होंगे इस पर उतना ही ज़्यादा ये बल्कि हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरा, उतना ही कम ये नेगेटिव चार्ज उतना ही कम अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर इसकी अवेलेबिलिटी कम हो गई, इसका मतलब क्या हुआ? इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी घट गई। तो लिखो हायर द सॉल्वेशन, हायर द सॉल्वेशन, हायर द सॉल्वेशन लोअर द न्यूक्लियोफिलिसिटी, हायर द सॉल्वेशन लोअर द न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये चीज़ मैंने तुम्हें तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग में मैंने कराया है। तुम लोग तो 12th में हो, केमिकल बॉन्डिंग 11th वालों का है, उसका जो लेक्चर है वो तुम देख सकते हो। उसमें हाइड्रेशन एनर्जी वाला जो लेक्चर है उसमें देखना, अगर छोटा चार्ज होगा, अगर चार्ज छोटा होता है, चार्ज हाई होता है, तो क्या होता है, एक से ज़्यादा लेयर्स बन जाती हैं सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की। लेकिन अगर बड़ा होता है, अगर जो अनायन है, सॉरी इसको बी लिख लेते हैं, अगर जो अनायन है वो बड़ा है तो सिर्फ एक ही लेयर बनती है, ठीक है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि अगर चार्ज छोटा हो, अनायन साइज़ में छोटा हो और उसका चार्ज ज़्यादा हो, चार्ज छोटा होने का मतलब मेरे कहता है साइज़ छोटा हो, तो अनायन का साइज़ छोटा हो और उसका चार्ज ज़्यादा हो तो सॉल्वेशन ज़्यादा होगा, और सॉल्वेशन ज़्यादा हो तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो लिखो the smaller the size of the anion, the smaller the size of the anion and higher the charge on it, and higher the charge on it, higher the charge on it, higher will be the solvation, higher will be the solvation, hence lower will be the nucleophilicity, hence lower will be the न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है। क्लियर होगी बात? अच्छा, क्या कैटायन पे कोई फ़र्क पड़ेगा? तुम बोलोगे सर हाँ इसमें भी तो सॉल्वेशन हो रहा है, इसका भी तो कुछ घटना चाहिए। क्या घटेगा भाई? ये न्यूक्लियोफाइल थोड़ा ना, वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियोफाइल्स ओवर हियर, ठीक। और जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होती हैं उसमें ये अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि ये अगर आता है पिक्चर में तो ये फास्ट स्टेप में आता है, ये स्लो स्टेप में पिक्चर में आता है, ठीक है। तो लिखो
the cation also gets solvated, the cation also gets solvated, but since cations come into picture, since cations come into picture in the fast step of the reaction, ठीक है, the reaction does not get affected. ये सॉल्वेट हो रहा है, लेकिन इसके सॉल्वेट होने से रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसका, इसलिए हम इसके बारे में कुछ ज़्यादा बात करते नहीं हैं. ठीक है, won't get affected, hence the reaction will not get affected. ठीक है, got it. तो इसका एग्जाम्पल देख, अच्छा चलो पहले ऐसे करते हैं, PAS की भी बात कर लेते हैं. PAS की बात कर लेते हैं. वहाँ पे क्या हो रहा है, PAS में भी ऐसा ही डाइपोल होता है, लेकिन उसमें कोई H+ निकलता नहीं है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, या ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर मान लो A+ निकलता है और B- निकलता है, मतलब चार्ज टूटा, तो क्या होगा, B पे आएगा कोई चार्ज नहीं. क्यों, मतलब कोई सॉल्वेंट, इन्हें एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे, कोई भी सॉल्वेंट क्या B पे आएगा, नहीं. क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्राउडेड है. इसमें भी जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिस्पर्स्ड है, क्राउडेड है. इसमें अगर तुम देखो तो Δ- होता है, Δ+ होता है, ये वाला फ्री है, ये वाला क्या है, क्राउडेड है इन दोनों से. तो जब कभी भी ऐसा होगा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में, तो इस केस में हमेशा सिर्फ और सिर्फ कटायन ही सॉल्वेट होगा या कटायन ही सराउंड होगा. अनायन का कुछ नहीं होता, अनायन से ऐसा ही रहता है. तो लिखो, polar aprotic solvents have only lone pairs, polar aprotic solvents have only lone pairs, hence they do not affect, hence they only affect cations, hence they only solvate, लिख लो, affect मतलब solvate करना, hence they only solvate cations and do not affect anions, ठीक है. hence the nucleophilicity remains the same, तो ये क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी घटाता है. PAS वैसे ही रहने देता है. ठीक है, गॉट इट. ठीक है जी, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका. जैसे मान लो F- Cl- Br- I-. अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि इनका न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बताओ, तो मैंने कोई सॉल्वेंट बताया नहीं, बताया ना. तो जब कभी सॉल्वेंट नहीं बताऊं तो क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर. तो अज्यूम करना है क्या है, वाटर इज द सॉल्वेंट. और वाटर कैसा सॉल्वेंट होता है, पोलर प्रोटिक. तो हमेशा पोलर प्रोटिक वाला सीक्वेंस दोगे. तो लिख लो, इसी में लिख लो. एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा है कि इनका न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बताना है. तो लिखो क्या कहते हैं, state the nucleophilicity order of the following. ठीक है, इसमें लिखो, since solvent is not mentioned, we will take the universal solvent water. ठीक है, we will take universal solvent water as the solvent. इस पर्टिकुलर केस में हम वाटर को बोलेंगे इट इज़ दी सॉल्वेंट. ठीक है, अब क्योंकि वाटर है तो क्या होगा, इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर चेंज हो जाएगा. ठीक है,
एनीवे क्या होगा वो देखते हैं। पहले पीएस के लिए सॉरी पीपीपी के लिए पीपीएस के लिए लिखो। पीपीएस में क्या होगा, पीपीएस में अगर ध्यान से देखो इसमें साइज़ का डिफरेंस, क्योंकि चार्ज तो सेम है, मैंने क्या बताया था, हाई चार्ज होना चाहिए और साइज़ छोटा होना चाहिए फॉर हायर सॉल्वेशन लोअर न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो चार्ज तो सेम है तो साइज़ क्या हो जाएगा, साइज़ के ऊपर पूरा डिपेंडेंट होगा। यहाँ पर इसका साइज़ बड़ा, इसका छोटा, इसका छोटा, इसका सबसे छोटा। तो जिसका साइज़ सबसे छोटा, चार्ज तो सेम है, जिसका साइज़ सबसे छोटा उसका सॉल्वेशन सबसे ज़्यादा, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे कम, मतलब वो बल्कि हो जाएगा ना उतने। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे क्योंकि इसका सॉल्वेशन ज़्यादा होगा, अगर सॉल्वेशन की बात करूँ तो इस तरीके से होगा, सॉल्वेशन इधर बढ़ रहा है। ठीक है, सॉल्वेशन इधर बढ़ रहा है तो बल्कीनेस इधर बढ़ रही है। और अगर मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात कर दूं, न्यूक्लियोफिलिसिटी फिर इधर बढ़ेगी। ठीक है, तो लिख लो इसको, इसकी सबसे कम होगी न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, ये लिख लो, लिखो हायर द सॉल्वेशन ऑफ F माइनस, या F माइनस हैज़ हाईएस्ट सॉल्वेशन, F माइनस हैज़ हाईएस्ट सॉल्वेशन, therefore lowest nucleophilicity, therefore lowest nucleophilicity, and I minus has lowest solvation या least solvation, hence highest nucleophilicity। तो ये ऑर्डर ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। ठीक है, याद है तुम्हें? ठीक, नेक्स्ट लिखो पीएस में क्या होगा, देयर विल बी नो चेंज इन दी न्यूक्लियोफिलिसिटी, या यूँ कह लो उल्टा हो जाएगा इसका। तुम लिख सकते हो सेम चीज़, अगर मैं ये तो पीपीएस के लिए थी, अगर मैं पीएएस के लिए लिख रहा हूँ, अभी पीएस के लिए क्या हो जाएगा, ये हाईएस्ट हो जाएगा, ये लोएस्ट हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, सॉल्वेशन वॉल्यूशन का कोई मतलब यहाँ पे रहेगा नहीं, बस हमें क्या देखना है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इस डायरेक्शन में बढ़ जाएगी। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। गॉट इट? ठीक है, तो इसमें लिख लो हियर, इसमें लिखना हियर नो स्टेबिलिटी इज प्रोवाइडेड ड्यू टू सॉल्वेशन, हियर नो स्टेबिलिटी इज प्रोवाइडेड ड्यू टू सॉल्वेशन। ठीक है, सो द मोर अनस्टेबल द अनायन, द मोर न्यूक्लियोफिलिक इट इज़, द मोर अनस्टेबल द अनायन द मोर न्यूक्लियोफिलिक इट इज़। तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, उसकी सबसे कम होगी। आर वी क्लियर अबाउट दिस? ठीक है, ओके। नाउ नोट करके लिख लो, ये जो सॉल्वेंट का इफेक्ट है ये कब लगेगा, सिर्फ और सिर्फ तब लगेगा जब साइज में डिफरेंसेस हैं। अगर साइज सेम होगा तो सॉल्वेशन भी सेम हो जाएगा, और अगर सॉल्वेशन सेम होगा तो चाहे उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी घटे या बढ़े तो इक्वली घटेगी बढ़ेगी, तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा। लिखो इसमें ऐसे करके लिखो, रोल ऑफ सॉल्वेंट कम्स only when size of anions are different. Role of solvent comes when the size of anions are different. Size of anions are different. अगर सेम साइज हो जाए या सिमिलर साइज हो जाए तो नहीं होगा। तो इसी के तौर पे इसी पे आगे लिखो कि जब पीरियड की बात होती है तब न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर चेंज नहीं होता। तो लिखो in a period there is no effect of solvent. In a period there is no effect of solvent. ठीक है जी, ये तो तुम्हारे हो गए। अब इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, इसमें इसके एक सीक्वेंस मैं तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, तो सीक्वेंस बता रहा हूँ, वो लिख लो, इम्पॉर्टेंट है, याद रखनी पड़ेगी भैया ये सीक्वेंस। अब तुम बोलोगे सर याद, तो याद करने के तरीके भी दे देंगे भाई, है ना, कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी बाबू। ABCD भी याद किया था ना, तो ये सारी की सारी कुछ चीज़ें जो मैं बोलता हूँ ये केमिस्ट्री की ABCD है भाई। ठीक है, SH माइनस
ठीक है, तो ओ थोड़ा पास पास लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर लिखो सफलता की सनक, सफलता की सनक इंडिया और हॉलैंड, इंडिया और हॉलैंड की आज़ादी हॉलैंड की आज़ादी, ये अजाइड है ना, इसको अजाइड कहते हैं, ये अजाइड आयन है, की आज़ादी को बर्बाद, बर्बाद कैसे लिखते हैं भाई, बर्बाद करती है फोकट में। ठीक है, नेक्स्ट लिखो ऐसे तो कोई फंसे अल्कोहलिक पानी में। ठीक है, तो तुम देख रहे हो, इस ये अगर याद रहेगा तो थोड़ा थोड़ा याद रहता है। सफलता की सनक इंडिया और हॉलैंड की आज़ादी अजाइड को बर्बाद करती है फोकट में, फोकट PHO फोकट में, ऐसे ऐसे कोई, ऐसे तो कोई फंसे अल्कोहलिक पानी में। ठीक है, गॉट इट, ये सीक्वेंस है। अब इसमें न्यूक्लियोफिलिटी और ऑर्डर का एक मैं समरी दे रहा हूँ, समरी चार्ट बना रहा हूँ। ठीक है, समरी चार्ट ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ लिख लेना, यहाँ बेसिसिटी लिख लेना, और ये जो मैंने पहले ऑर्डर बताया था ये भी पोलर प्रोटिक वाला है, ये भी पोलर प्रोटिक वाला है। यहाँ पे रिमार्क्स की बात करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ इसकी CH3 माइनस NH2 माइनस, ठीक है, OH माइनस, ये क्या है, सेम ही उसके हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बेस भी सेम होता है और न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो यहाँ पे सेम आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड, अगर मैं SiH3 की बात करूँ, सेम इसमें भी है। ये भी सेम रहेगा। ठीक है, अच्छा, इसके इन दोनों के लिए अगर तुम रिमार्क लिखना चाहते हो तो लिख लो डोनर एटम, इफ डोनर एटम्स बिलोंग टू सेम पीरियड। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी आर सेम। ठीक है, थर्ड, लेट्स टॉक अबाउट F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। तो अगर तुम देखो, ठीक है, ये उल्टा हो जाता है। ठीक, तो ये तुम्हारा पोलर, ये नॉर्मल उसमें है। ठीक है, तो इसमें देखो तुम, अगर इन दोनों के लिए लिखना चाहूँ मैं तो लिख लो इन अ ग्रुप N इन, अच्छा डाउन द ग्रुप लिख लो, डाउन द ग्रुप, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेज एंड बेसिसिटी डिक्रीजेज। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये बात, डाउन द ग्रुप। ठीक, फोर्थ, ये क्यों होगा,
देखो ये बड़ा है, डाउन द ग्रुप है डेफिनेटली न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी, लेकिन ये बड़ा है तो ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे अगर बेसिसिटी की बात की जाए तो ये इससे बड़ा होगा, ठीक है। तो बस लिखते चले जाओ अभी। इसका तुम लिख सकते हो, इस वाले का जो 6th मैंने बताया, इसका जो रिमार्क है वो लिख सकते हो कि फॉर सेम स्टेरिक इफेक्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ anions is same if the nucleophilicity and basicity are same if the donor atom is, ठीक है। ऑर्डर लिखो, ऑर्डर ऑफ, क्लियर होगी बात। ये मैं पहले भी लिखवा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे दोबारा लिखवा रहा हूँ। यहाँ पे देखो इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, ठीक है, इसलिए ये कम डिस्पर्स्ड होगा, ठीक। और ये यहाँ पे ये भी सेम रहेगा, तो इसमें लिख लो, ये कहता है हायर रेजोनेंस, ठीक है। तो जहाँ पर ज़्यादा रेजोनेंस होगी, यहाँ क्या है, लोअर रेजोनेंस। भाई कंपेयर टू दिस यहाँ पे तो कम रेजोनेंस होगी, ठीक है। तो जो जिसमें रेजोनेंस कम होगी उसका चार्ज कम डिस्पर्स्ड होगा, इसलिए अवेलेबल ज़्यादा होगा। तो इसमें ये जो सीक्वेंस है वो बेसिसिटी की भी रहती है, ठीक है। और अगर चार्ज नहीं हुआ, जैसे 9th की बात करें, H2O लेस देन OH माइनस, ठीक है, NH2 लेस देन NH3, और यही सेम इसका भी होता है, ठीक है, यही सेम रहेगा, ठीक है। और एक और लास्ट सीक्वेंस लिखवा रहा हूँ, CH3SO3 माइनस लेस देन ये न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी की दोनों का ऑर्डर है, ठीक है जी, क्लियर होगी बात। तो ये कुछ ना कुछ मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, एक टेबल हो जाएगा तो ये साथ साथ आ जाएगा, क्लियर होगी बात, ठीक है। बना लो इसको जल्दी से, या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में बना लेना इसको, समझ तो सब कुछ आ ही गया होगा, ठीक है, क्योंकि सभी कुछ डिस्कस्ड है, ऐसा कुछ नहीं है जो नया है। ओके, मैं मिटा रहा हूँ ऊपर से। यहाँ पे क्या है, मैं 3 अलग अलग ऑर्डर्स लिख रहा हूँ, हालांकि ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है और हमेशा ऐसा हो कि एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा हो, वो भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन इन जनरल ये चीज़ें हो रही होती हैं। जैसे अगर केसेस की बात कर रहा हूँ, डिफरेंट केसेस कौन कौन से, भाई 4 केसेस हुए ना, या तो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग हो सकता है और बेस, या किसी भी, ये समझ लो कोई भी एनायन है वो या तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, वीक बेस हो सकता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है, वीक न्यूक्लियोफाइल वीक बेस हो सकता है, वीक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है। 4 केसेस हो गए, 4 में से मैं 3 की बात करूँगा, चौथा केस यूजुअली पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, कि अगर वो बैड मतलब पुअर न्यूक्लियोफाइल है तो वो अच्छा बेस हो, ऐसा कभी नहीं होता। तो यहाँ पर या एटलीस्ट अपने केस उसमें नहीं है ना, केसेस डिफरेंट केसेस। तो पहला केस क्या है, मतलब अपने कोर्स में नहीं आएगा वो चौथा वाला केस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक बेस,
ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक बेस में अगर तुम देखो एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो सकते हैं आई माइनस, और यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ ना, ज़रूरी नहीं है कि ये कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, बस ये है कि ये जो होते हैं इनका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर अच्छा होता है, इनका बेसिक कैरेक्टर वीक होता है। ठीक है, सेकंड केस क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। जैसे मैंने बताया कि कोई भी रिएक्शन जो होती है किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, कि सबस्ट्रेट कैसा है, रिएजेंट कैसा है, सॉल्वेंट कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, ये सब चीज़ों पे ना। तो सॉल्वेंट और इस सब पे काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती है। और इस पर्टिकुलर चैप्टर में दो कंपीटिंग रिएक्शंस होती हैं, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। तो वो हमें देखना है कैसे। तो ये सब्स्टिट्यूशन देता है, ये एलिमिनेशन देता है, तो इसलिए यहाँ पे ये सब मारामारी चल, मतलब ये सब चीज़ें बता रहा हूँ तुमको। ठीक है, OR माइनस OH माइनस। ठीक है, OR माइनस के अगर तुम एग्जाम्पल देखो तो OMe, OET इथाइल माइनस O प्रोपाइल माइनस O माइनस आइसोप्रोपाइल, या फिर O माइनस टर्ट ब्यूटाइल। ठीक है जी, NH2 माइनस। गॉट इट। थर्ड वाला क्या हो गया, यहाँ पर ये वीक है न्यूक्लियोफाइल एंड वीक बेस, ये वाला केस हो सकता है। ये क्या हुआ है तुम्हारे ROH H2O। ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, थोड़ा बहुत याद रहे तो अच्छा रहेगा, आगे के लिए काम आएगा सारे डिस्कशंस में। ठीक है, अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, और अब इन पर्टिकुलर एल्काइल हैलाइड्स के थोड़ी बात में के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखो भाई, एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, अगर तुम ध्यान से देखो, एल्काइल हैलाइड्स होते बहुत प्रकार के हैं, लेकिन जो बेसिक लेवल पे हम जिनको डिस्कस करते हैं वो मोनो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं। मतलब तुमने क्या करना है, इसको यहाँ समझो। जैसे किसी भी एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। अगर मैं इसको रिप्लेस करके कोई X लगा दूँ, कोई हैलोजन लगा दूँ, तो हैलाइड बन जाता है। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ इसको रिप्लेस करके ये लगा दिया, मतलब इस तरीके समझो, प्लस X, ये रिएक्शन नहीं है, बस एक तरीका बता रहा हूँ कि इसमें प्लस X हुआ है, माइनस H हो गया है, तो यहाँ पे क्या जाएगा CnH2n प्लस 1X। ये तुम्हारा हैलोजेंस का, या सॉरी हैलोजेंस नहीं, एल्काइल हैलाइड्स का जेनेरिक फार्मूला हुआ। 34 जेनेरिक फार्मूला हुआ, तो लिख लो इसमें, देखो एल्काइल हैलाइड्स आर generally mono substituted saturated alkyl halides with a general formula of CnH2n plus 1X, with a general formula of general formula of CnH2n plus 1X, where X is a halogen atom, और रिप्रेजेंट इस तरीके से भी किया जाता है, और इन जनरल जो हम डिस्कशंस करते हैं इस तरीके से। ये क्या हो गया, हैलोजन, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा एल्काइल ग्रुप, ये हैलोजन हो जाएगा, ये एल्काइल ग्रुप। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। नॉमेनक्लेचर जो है तुम जानते हो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। नॉमेनक्लेचर के बारे में, जैसे अगर मान लो मैं लिखता हूँ CH3 CH2
X। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज़ द एल्काइल पार्ट, ठीक है, ये इथाइल हो गया, और ये क्या हो जाएगा, हैलाइड। मान लो ये Cl है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो हमेशा हम इनको एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं, ठीक है। हैलोजेंस आर ऑलवेज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट्स। तो ये क्या कहलाएगा, क्लोरो ईथेन, ठीक है ना, क्लोरो ईथेन, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड्स को एक्चुअली में हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स, ठीक है, क्लोरोईथेन हेलो एल्केन्स, ठीक। इसी तरीके से अगर मान लो मैं इसकी बात करता हूँ, ये तुम्हें लिखना आता है ना, अब ये एक कार्बन है, एक कार्बन है, 3 कार्बन की चेन है, इसको क्या बोलेंगे, क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं और बोलूँ, ये क्या हो गया, 1 2 3 4, तो IUPAC नेम क्या होगा, 1 2 3, और यहाँ से शुरू होगी 1, तो 1 आयोडो, और ये क्या है, मिथाइल, ठीक है। तो 1 आयोडो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है। मैं नॉमेनक्लेचर अभी पूरा ऐसा कुछ बता नहीं रहा हूँ कि मतलब मैं एक एक चीज़ बताने लगूँ कि यहाँ पे सिंपल सी बात है, इतना तुम्हें पता ही होगा कि इसमें लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, 1 2 3 की लॉन्गेस्ट चेन है, तो प्रोपेन हो गया। ये 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए, कहाँ पे, इधर से करेंगे, इधर से करेंगे, इधर से करेंगे, क्यों, क्योंकि इससे इसको 1 नंबर मिल रहा है। तो 1 आयोडो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है। आर वी क्लियर। ठीक है जी। तो एग्जाम्पल लिख लो जल्दी जल्दी से इनके, मैं बनाते जा रहा हूँ, ये कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हालांकि ये जो एग्जाम्पल अभी और लिख रहा हूँ साथ में, ये एल्काइल हैलाइड के ही नहीं है, ये अराइल हैलाइड के या हेलो अरीन्स के हैं, सॉरी नॉट दिस वन, नहीं नहीं, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, बेटा अगर तुम लोगों को डर लग रहा हो किसी किसी को कि सर ये तो नॉमेनक्लेचर तो मैंने 11th में पढ़ा था, ढंग से नहीं आता ये वो, ठीक है, तो जो 11th वाला नॉमेनक्लेचर है ना, उसका वीडियो का लिंक डाल दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो उन वीडियोस को अच्छे से देख लेना, वहाँ पर मैंने इन डेप्थ डील किया हुआ है, ठीक है। कुछ कुछ एग्जाम्पल्स है, लिख लो इनको। ठीक है, इनके जल्दी से नाम लिख लेते हैं। ये क्या हो गया, ब्रोमो मिथाइल, ब्रोमो मिथाइल बेंजीन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसके उसमें 2 क्लोरोमिथाइल है, 2 क्लोरोमिथाइल फिनॉल,
दिस इज ठीक है। कुछ कुछ के नाम जो है IUPAC के अकॉर्डिंग है ही, ठीक है, कुछ कुछ के नहीं है, उनको तुम्हें जानने की ज़रूरत भी नहीं है कि क्यों नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 1 होगी, इसकी जो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये 1 पे ही दोनों है, तो 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। यहाँ पे क्या जाएगा, ये 1 2 और 3, तो 1,3 डाई क्लोरो साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 है, ठीक है, 1,3 डाई ब्रोमो साइक्लो प्रोपेन, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, देखो डबल बॉन्ड इंक्लूडेड होना चाहिए, तो ये ब्यूटीन हो गया। ब्यूटीन में कहाँ से शुरू होगी, यहाँ से शुरू होगी, 1 2 3 4 है ना, तो 3 पे ये है और 2 पे ये है, तो हम लिखेंगे 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटीन 1 इन लिख सकते हो, ब्यूटीन, क्योंकि अगर 1 पे होता है तो तुम्हें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बट ठीक है, ऑन द सेफर साइड हमेशा लिख लो, ठीक है जी। अगर मान लो इसकी बात करोगे, सिमिलर सा है, लेकिन कहाँ से शुरू है, यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है। अब देखो अगर ये 4 रख रहे हैं तो इसको ये 4th पे आ रहा है, तो ब्रोमो है और मिथाइल है, तो इसमें प्रेफरेंस इसको मिलेगी, क्योंकि अगर मैं 1 2 3 4 करता हूँ और 1 2 3 4 करता हूँ तो डबल बॉन्ड को तो सेम प्रेफरेंस मिल रही है, तो क्या होगा, दिस विल बी नेम्ड फ्रॉम नंबर्ड फ्रॉम हियर, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, 1 ब्रोमो 4 मिथाइल ब्यूट 2 इन। ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, गॉट इट। इस कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, उनकी एक लिस्ट जो है मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इसमें चलो ठीक है, पहले ऐसा करते हैं, इसके टाइप जान लेते हैं कौन कौन से, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। कहाँ गया, हम यूजुअली जो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो मोनो हेलो डेरिवेटिव्स ही होंगे, ठीक है। डाई हेलो, ट्राई हेलो, टेट्रा हेलो, थोड़ा बहुत अगर होगा तो उसका डिस्कशन कर लेंगे, जैसे विसिनल डाइहेलाइड्स होते हैं, जेमिनल डाइहेलाइड्स होता है, किस तरीके की रिएक्शन देते हैं, 2-4 थोड़ा सा एक पार्ट ले लेंगे उसका। उसके अलावा जो हमारा मेजर डिस्कशन होगा वो अराइल हेलाइड्स का होगा। ये चल रहा है कि नहीं चल रहा भाई, यस, रिकॉर्डिंग इज़ ऑन। तो यहाँ पे एक चार्ट बना रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है, इसको करो, ठीक है। जो एल्काइल हेलाइड्स होते हैं 4 प्रकार के होते हैं भाई वो, ठीक है। एक होता है एल्काइल हेलाइड्स, ठीक है जी, हैलोजन डेरिवेटिव समझ लो, ओके, एल्काइल हेलाइड समझ लो। दूसरे होते हैं एल्कीनाइल हेलाइड्स, ठीक है। तीसरे होते हैं एल्काइनाइल हेलाइड्स, और जो लास्ट होते हैं जिनको कहते हैं हम अराइल हेलाइड्स, ठीक है। ये भाई साहब 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मोनो हेलाइड्स, डाइहेलाइड्स, ट्राइहेलाइड्स और टेट्राहेलाइड्स, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये दोनों, ठीक। और ये जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है 1 डिग्री और प्राइमरी, दूसरा होता है 2 डिग्री सेकेंडरी, और तीसरा होता है 3 डिग्री टर्शरी। इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है इसमें, क्योंकि हम डिस्कस ही इनको कर रहे हैं अभी। वी आर डिस्कसिंग दिस राइट नाउ एंड देन वी विल डिस्कस दिस। और ये जो दोनों हैं, ये तीनों
थोड़ा बहुत डिस्कशन में बीच बीच में आ जाएंगे, बाकी मेजर जो डिस्कशन होगा वो इस पे और उस पे होगा। और ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है, ये धीमे इसकी सिग्निफिकेंस जो है अभी हम जब इसकी रिएक्शन देखेंगे तब पता चलेगी। ठीक है, तो लिख लो इसमें, पहला लिख लो एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड्स कौन से होंगे? हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। ठीक है, एल्काइल हैलाइड, हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड्स लिखो, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स they can further be divided, they can further be classified, लिख लो, not divided, they can further be classified into प्राइमरी 1 डिग्री हैलाइड एल्काइल हैलाइड्स। प्राइमरी ब्रैकेट में लिख लेना 1 डिग्री, प्राइमरी ब्रैकेट में 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, कॉमा सेकेंडरी ब्रैकेट में 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, थर्ड टर्शरी 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, देखो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अटैच टू द कार्बन बेयरिंग द हैलोजन, कार्बन बेयरिंग द हैलोजन। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे इसकी बात करो अगर तुम, ये प्राइमरी का हो गया, सेकेंडरी में एक H को और रिप्लेस कर दो, और टर्शरी में क्या करोगे? तीसरे वाले को भी रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो क्लियर होगी बात। टेट्रा में क्या हो जाएगा? अच्छा, टेट्रा में तो 4, ये तो बेसिकली नंबर ऑफ हैलाइड्स ऑन द पर्टिकुलर कार्बन है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो अलाइल हैलाइड। ये अलाइल हैलाइड्स इंपॉर्टेंट है, इसकी भी कुछ रिएक्शंस आएंगी। ये अलाइल सब्स्टिट्यूशन हम बोलते हैं इसको, RCH डबल बॉन्ड, या ऐसे समझ लो CH2। अगर मान लो यहाँ पर एक कार्बन है, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस डबल बॉन्ड, इस पोजीशन को हम अलाइल पोजीशन कहते हैं, अलाइल पोजीशन। ठीक है, ये पोजीशन। ठीक, अगर X यहाँ पर है, अगर X यहाँ पर है, ठीक है, तो इस हैलोजन को हम बोले, या इस हैलाइड को हम बोलेंगे अलाइल हैलाइड। ठीक है, अलाइल हैलाइड। तो लिख लो हैलोजन बॉन्डेड टू, when halogen is bonded to, लिख लो, when halogen is bonded to an sp3 hybridized carbon, when halogen is bonded to an sp3 hybridized carbon connected to C double bond C, connected to C double bond C, the halide is called allyl halide. The halide is called allyl halide। ठीक है जी। अब अगर मैं आइसोमेरिज्म की बात करूं, आइसोमेरिज्म आई एम अज्यूमिंग कि तुम सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया होगा, 11th में तो पढ़ा ही है, थोड़ा थोड़ा याद होगा, एटलीस्ट लेट मी से दैट, इंस्टेड ऑफ कि थोड़ा थोड़ा पढ़ तो लिया ही होगा यार तुमने, लेकिन थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए, है ना। इनफैक्ट 3 प्रकार के मेजरली होते हैं। पहला होता है तुम्हारा स्ट्रक्चरल, दूसरा होता है स्टीरियो, तीसरा होता है कॉन्फॉर्मेशनल। तो कॉन्फॉर्मेशनल की यहाँ पे बात नहीं करेंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चरल और स्टीरियो की ही बात करेंगे। ठीक है, और अगर हम देखें तो ये स्ट्रक्चरल स्टीरियो दोनों देता है। स्ट्रक्चरल 5 अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो लिखो इसमें पहले, इसमें से, अच्छा एक मिनट, सॉरी, आइसोमेरिज्म से पहले ये भी तो है बेंजाइल। ठीक है, बेंजाइल क्या होता है वो भी देख लो यार। थर्ड इज बेंजाइल हैलाइड्स। बेंजाइल हैलाइड क्या होते हैं? देखो, बेंजाइल हैलाइड्स भी बता देता हूँ तुम्हें। जैसे ये बेंजीन है, अगर बेंजीन से जुड़ा हुआ एक कार्बन है,
अब ये जो कार्बन की पोजीशन है इसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक पोजीशन, ठीक है। तो ये बेंजीन ये अब बना, इसकी इस साइक्लोहेक्सेन में नहीं। अगर मान लो मैं ये कहता हूँ तो ये बेंजाइलिक पोजीशन नहीं है, अगर मैं ये कहता हूँ तो ये बेंजाइलिक पोजीशन है। इस पे अगर कोई हैलोजन जुड़ा हो तो हम उस हैलाइड को बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। बेंजाइलिक हैलाइड का एग्जांपल जैसे CH2X या Cl, ठीक है। तो क्लियर है। अच्छा, अगर डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हो तो हम उसे कहते हैं विनाइलिक हैलाइड, ठीक है। इसकी डेफिनेशन अगर तुम्हें बेंजाइलिक हैलाइड की लिखनी है तो लिख लो, when the halogen is connected to an sp3 hybridized carbon, when halogen is connected to an sp3 hybridized carbon directly attached to the benzene ring, ठीक है। विनाइलिक हैलाइड के बारे में लिख लो, when the halogen is directly connected to the double bond bearing carbon, है ना, ये sp2 होगा। गॉट इट। फिफ्थ, अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड किसको कहते हैं? अगर यही काम रिंग के साथ हो रहा हो, रिंग भी sp2 हाइब्रिडाइज होता है, इस पे अगर मैंने X लगा दिया, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड हो अगर X, तब ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे तुम क्लोरोबेंजीन ले सकते हो, ठीक है जी। तो इसमें लिख लो, when halogen is directly connected to the benzene ring, it is called aryl halide, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेचर ऑफ द CX बॉन्ड। CX बॉन्ड क्या होता है? जिस कार्बन से X जुड़ा हुआ है, इसका ये बॉन्ड हो गया। अब ये बॉन्ड क्या है? कार्बन की 2.5 होती है, X की जो इस हैलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.5 से 4 तक वेरी करती है, ठीक है। तो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये वाला जो होगा ये स्लाइटली नेगेटिवली चार्ज होगा, ये स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो ये बॉन्ड हमेशा जो होता है पोलर होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो लिख लो इसमें, ड्यू टू ये क्या लिखा था मैंने स्केडिंग, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, इसमें लिखो, ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, and halogens, the CX bond becomes polar in nature, ठीक है। Got it? तो बिकॉज ऑफ दिस, ऐसे देखो, बिकॉज ऑफ दिस पोलैरिटी, alkyl halides give nucleophilic as well as elimination reactions, ठीक है। अब लास्ट जो हमारा पार्ट है इसका आज का वो कर लेते हैं, कल से फिर प्रिपरेशन देखेंगे। कल प्रिपरेशन पूरी की पूरी एक बारे में ख़त्म करेंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी है, ठीक है। तो क्या है आइसोमेरिज्म, किस किस तरीके का आइसोमेरिज्म ये शो करता है। तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि 2 तरीका करेगा, स्ट्रक्चरल भी करेगा और स्टीरियो भी करेगा। स्ट्रक्चरल, स्टीरियो, ठीक है। स्ट्रक्चरल में ये चेन आइसोमेरिज्म कर सकता है और पोजीशन आइसोमेरिज्म कर सकता है,
पोजीशन। ठीक है, तो पहले इसमें लिख लो, इट एग्जिबिट्स बोथ स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स। इट एग्जिबिट्स बोथ स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स। ठीक है, इन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इट कैन शो चेन एंड पोजीशन आइसोमर्स। इन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इट कैन शो, अगर मैं इसको यहाँ ले आऊँ तो सेम एक दूसरे के आइसोमर है, इसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी है, पहले पे था, पहले फर्स्ट वाले कार्बन पे था, इसमें भी फर्स्ट वाले कार्बन पे। ये एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, इनके नाम अभी तुम लिख लेना, आई एम नॉट राइटिंग द नेम्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर मान लो ये है, ये पोजीशन में क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट पे था, चेन वही है, चेंज में चेंज नहीं हुआ, और ये फर्स्ट इधर पे आ गया, फर्स्ट की जगह सेकंड पे आ गया। ठीक है, तो लिख लो, इट एग्जिबिट्स चेन एंड पोजीशन आइसोमर्स, तुम लिख ही चुके हो, ये एग्जाम्पल्स लिख लो। ये जो मैं ऐसे स्केलेटन लिख रहा हूँ ना, ये भी एक तरीके का लिखने का तरीका है। हालांकि अगर तुम्हें चाहिए हो तो जिस कार्बन के पास एक बॉन्ड है उसको 3 हाइड्रोजन लगा दो, जिसके पास 2 है उसको 2 हाइड्रोजन लगा दो, 2 इसके भी 2, इसमें भी क्या है, इसमें 2 बॉन्ड्स हैं, ये H और H। क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है तो 4 वैलेंसी होंगी, 2 तो सेटिस्फाइड है तो 2 इससे सेटिस्फाई होगी, इसका 1 सेटिस्फाइड है तो इसकी 3 से होगी। ठीक है जी, चेन और पोजीशन तुम देख चुके हो। स्टीरियो में तुम्हारा ज्योमेट्रिकल होता है, तो ज्योमेट्रिकल भी दिखाता है ये, हालांकि कोई ऐसी बड़ी वो नहीं है, और फिर ऑप्टिकल भी दिखाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो, CH3 तो ये क्या हो गया, सिस, और ये ऐसा करो, ऐसे ले लो, बेहतर ये लगेगा, तो ये ट्रांस हो गया। पता है ना, अगर ऑपोजिट हो ग्रुप्स तो ट्रांस होते हैं। ठीक है, और अगर सेम साइड पे हो तो सिस होते हैं, तो ये सिस हो गया। ऑप्टिकल में कुछ नहीं है, ऑप्टिकल में भाई सेम एक कायरल कार्बन वाले भी हो सकते हैं और 2 कायरल कार्बन वाले भी हो सकते हैं, जैसे HCH3 C2H5Cl। अगर मैं इसका इनैंशियोमर बनाऊं क्या आएगा, ये क्या हो जाएंगे, इनैंशियोमर्स। ठीक है ना, क्लियर होगी बात। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के इनैंशियोमर। इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, याद है किसी को? इनैंशियोमर्स वो होते हैं, वो कायरल कंपाउंड्स होते हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हो। ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, माय बैड, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हो। ठीक है, अगर मान लो मैं इसी वाले के दूसरे की बात करता हूँ जिसमें ये है, तो ये यहाँ पे जो मैं स्टार लिखा है, ये कायरल कार्बन होने की निशानी है। यहाँ पर तुम देखोगे ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, लेकिन ओवरऑल ये कायरल नहीं है। इट इज़ नॉट ओवरऑल कायरल। क्यों? या ऑप्टिकली एक्टिव, सो टू से। ये ऑप्टिकली एक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो द फॉलोइंग, द कंपाउंड अबव इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इसको हम मीजोफॉर्म कहते हैं, मीजोफॉर्म। और जो इसकी जो इमेज होगी, मिरर इमेज, कैसी होगी? यही तो होगी।
ये और ये दोनों दोनों मीजो कहलाएंगे, ये दोनों के दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। गॉट इट? और क्या, ठीक है। और डायस्टीरोमर वो सब चीज़ें नहीं बता रहा, बस इतना समझ लो अभी आज के लिए, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं, कल प्रिपरेशन देखेंगे। चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर।